हाथ खाली है, मगर चुनाव के बाद ये किस पार्टी के लिए कहा जा रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे, कांग्रेस की बात हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा हो गई। पार्टी की वर्किंग कमेटी ने 5 राज्यों में प्रदर्शन को लेकर 5 घंटों तक माथापच्ची की। मीटिंग से 5 पॉइंट का भी निष्कर्ष नहीं निकला। न हार की जिम्मेदारी तय हुई, न ही किसी बदलाव की चर्चा। सीडब्ल्यूसी के नेताओं ने तय किया कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास ही रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहीं होली का जश्न है, कहीं पतझड़ की मायूसी। 5 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सदन में कुछ इस अंदाज में मोदी मोदी के नारों से स्वागत हुआ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद आज दिल्ली में पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के नाम पर आखिरी मुहर लगवा रहे हैं। तो वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इसी हार पर मंथन के लिए दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन 5 राज्यों के नतीजों की ही तरह बैठक भी पार्टी के लिए कोई कमाल नहीं कर पाई। वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के हवाले से ये खबर जरूर आई कि सोनिया गांधी ने ये पेशकश की थी कि वो खुद राहुल और प्रियंका गांधी पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार है अगर पार्टी इसमें बेहतरी देखती है, जिसको पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। बैठक में यूनानिमसली सबने जो है सोनिया जी से नेतृत्व करते रहने के लिए आग्रह किया। यूनानिमसली सर्वसम्मत से सोनिया जी से आग्रह किया। और राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर क्या कहना है? नहीं, तो गांधी परिवार में तो है, उनके बिना कैसे काम चलेगा। वहीं 4 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। सीधा कहा, हारना कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। तो कांग्रेस सांसद ने पिता की हार याद दिला दी। मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। जो हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? अब आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं के मंथन का सार सुनाते हैं। कोई पंजाब में हार की वजह आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। कोई गोवा में टीएमसी और आम आदमी पार्टी को वोट बांटने के लिए कसूरवार ठहरा रहा है। वहीं कईयों की ये राय है कि राहुल गांधी को हर हाल में पूरी तरह कमान संभालकर पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। पंजाब की जनता का फैसला है, वो मान्य है। कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां रही है, कमियां पता कर और मजबूती से पंजाब के लिए काम करेंगे। हार हुई है, उसका लेके किसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी की पंजाब में मेरी अकाउंटेबिलिटी मैं स्वीकार कर चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी है, इसलिए पूरी बीजेपी और आरएसएस सारे का सामने करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इनका टक्कर दे सकते हैं और इसलिए उनके ऊपर अटैक भी होती है। महामंथन के इस महाज्ञान के बीच जिस सच्चाई का सामना कांग्रेस पार्टी को करना है वो ये है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। 403 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को सिर्फ 2.33% ही वोट मिले। पंजाब में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने यहां कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली। उत्तराखंड में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। गोवा में कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीत सकी, उसके हिस्से 23.76% ही वोट आए। मणिपुर में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 5 सीटें आई। मणिपुर में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी रही। हार से जूझती कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से असंतोष के सुर भी तेज हो गए। कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता 2 गुटों में बंट गए। एक गुट है G23 वाला, जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, हमें हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को भी इस तरह से सुधारने की जरूरत है जिससे लोग प्रेरित हों। एक बात साफ है कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं रह सकती। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर कौन होगा अगला नेता। यदि राहुल और प्रियंका को हटाना नेतृत्व परिवर्तन का अर्थ है तो उनके स्थान पर कौन होगा। दोनों तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी माना कि उतार चढ़ाव तो राजनीति का हिस्सा है। उन्हें भी कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कोई घबराने की बात नहीं, ये उतार चढ़ाव पहले भी बहुत बार हुए हैं और मैं देखता हूँ कि वो समय हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब 2 सीटें थी, सिर्फ 542 में से बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी। राज्यों में सरकार इनकी थी नहीं, वो समय भी हमने देखा है। हम कोई घबराते नहीं है। अपनी अपनी पसंद की बात है, मगर सच्चाई इससे इतर है। साल 2018 से 2022 तक आते आते कांग्रेस का बुरा हाल ही हुआ है। 2018 तक देश के 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि उसके पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सिवा कुछ नहीं बचा। महाराष्ट्र में वो शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार में तीसरे नंबर की पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है। जाहिर सी बात है कांग्रेस मुश्किल में तो है। वरिष्ठ नेताओं का पूरा समूह आला कमान से नाराज बैठा है और कुछ अभी भी गांधी परिवार में ही कांग्रेस का उद्धार देखते हैं। आज तक ब्यूरो। आज आमने सामने होंगे गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दुबे साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। कुछ शुरुआती बात बोलिए जिससे लोगों को ये लगे कि कांग्रेस पार्टी अब भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बने रहने में इंटरेस्टेड है, वरना जो बेजार हालात आपकी पार्टी के चल रहे हैं उसमें लोगों का भरोसा इस बात से भी उठ रहा है कि आप मुख्य विपक्ष के रोल में रहना चाहते हैं। सर, अंजना ओम कश्यप जी जैसी देश की सारी मूर्धन्य पत्रकार, इस देश के समाजशास्त्री, विधिवेत्ता, कलमकार, कलाकार जो भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम उनके सारे विचारों को, उनकी सारी सलाहों को आत्मसात करते हैं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे। और विश्वास मानिए, आपने कहा था कि कांग्रेस में पतझड़ की मायूसी है, तो अंजना जी मैं बताना चाहता हूं कि वृक्षों में एकमात्र बबूल का वृक्ष होता है जिस पर पतझड़ का असर नहीं होता। वो हरा होता है मगर कांटों से भरा होता है। जो फलदायी वृक्ष होगा उस पर पतझड़ भी होगा, बहारें भी आएगी और आम जन के लिए वो फल देने का काम भी करेगा, जो कांग्रेस पार्टी है। जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी जी, मैं आपको 4 पंक्तियों में उनके चरित्र का चित्रण करना चाहता हूं। वो एक ऐसे निर्भीक राजनीति के निश्चल निष्कपट योद्धा है जो प्रतिपक्ष में ऐसी विकट परिस्थिति में भी दृढ़ता से सामने खड़े हैं अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए। वो भुजा की थाह पाना चाहते हैं, हिमालय को उठाना चाहते हैं, समय को चाहते हैं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, ग्रहों को खींच लाना चाहते हैं, हथेली पर नचाना चाहते हैं, समर की शूरता साकार है वो, महामार्तंड का अवतार है वो, चले संघर्ष आठों याम इनसे, करेंगे अंत तक संग्राम इनसे। तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? भारतीय जनता, देखिए, तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? इतना सब कर रहे हैं तो। समूचे देश को मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है या उनको सुनने का अवसर मिला है, वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में आस्था नहीं रखते। उनकी मान्यता है कि विचारों को नेतृत्व करना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पद को त्यागा है, हम तो हर क्षण हर पल ये अपेक्षा करते हैं कि वो फिर से हम लोगों का नेतृत्व करें। मगर जब उनको लगेगा कि वो उनको नेतृत्व करना चाहिए तो वो जरूर दृढ़ता से सामने आएंगे। आज तब तक आप लोग इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार का प्रश्न नहीं है। देखिए, आज मुझे बताइए, क्या देश इन प्रतिकूल परिस्थिति, 2 प्रकार के नेतृत्व होते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि एक लोकप्रिय होता है नेतृत्व और एक लोकहितकारी होता है। जरूरी नहीं लोकप्रिय नेतृत्व लोकहितकारी हो।
तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकप्रियता की बिना पर शासन कर रही है, और लोकहितकारी नेता अगर कोई एक है तो वो राहुल गांधी है। मुझे बताइए, क्या आपने कहा कि बेजार कांग्रेस, क्या देश महंगाई से बेजार नहीं हुआ? क्या देश बेरोजगारी से जार नहीं हुआ? क्या देश के संसाधनों को 5,35,000 करोड़ रुपए लुटेरे लेकर नहीं भाग गई इस सत्ता की सरपरस्ती में? वहीं पे उसका मुद्दा बात वहीं पहुंचती है ना अभय जी, आप तो भय विहीन है, इसीलिए तो बात वहीं से शुरू हुई थी। मैंने पहला सवाल आपसे क्या पूछा था, अगर इन मुद्दों से पार इस देश को दिलाना है तो आपको सुदृढ़ तरीके से आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम लोग अभी इंतजार करेंगे, जब उनका मन करेगा तब राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे। लोकप्रिय, लोकहित, सब आप एक से एक मतलब फंडा और एक से एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, गौरव भाटिया, मैं आपके पास फौरन आ रहा हूं, गौरव जी से इसका जवाब लेंगे। आपको बता दें, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन गोवा के पर्यवेक्षक होंगे, वहीं मणिपुर के लिए अमित शाह बने यूपी के पर्यवेक्षक। अमित शाह, रघुवर दास भी होंगे उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। रघुवर दास, अगर आपको याद हो, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे। वहीं निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू मणिपुर के होंगे पर्यवेक्षक। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, गोवा जाएंगे, गोवा के पर्यवेक्षक होंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह की सक्रियता दिखती है ना अभय जी, वो उस पर पूरा सवाल है। जल्दी से गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, आपके लिए तो मामला बड़ा गदगद का है, लेकिन इसको कहना कि वो हार कोई सीखे, क्योंकि एक वक्त था ना जब बीजेपी ने भी बहुत एक एक सीट से सत्ता खोई है, तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव तो एक हिस्सा होता है। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, चुनाव के दौरान कांग्रेस आती थी, कटाक्ष करती थी, और प्रधानमंत्री जी, हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ जी, और जो मुख्यमंत्री, वो हर जगह जाके अपना रिपोर्ट कार्ड रखते थे, बताते थे किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति बदल के सशक्तिकरण की राजनीति हो गई। और जब परिणाम आए 10 मार्च को, तो एक बात बिल्कुल साबित हो गई कि डबल इंजन की सरकार को लोग चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और डिफेक्टिव इंजन को हटा के कोने में कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी का जलवा कायम है, और संदर्भ में कहूंगा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रचा है कि 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई। एक और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी उस सूरज की तरह है जिसको एक अपरिपक्व बालक फूंक मार के दिया समझ रहा है और सोच रहा है कि लौ बुझा देंगे, और वो बुझने वाली नहीं है। तीसरी बात आपने जो कही अंजना जी, मैं आज का जो कांग्रेस कार्य समिति का वक्तव्य है उसकी 3 बातें आपके सामने रखता हूं। कोई आत्मचिंतन नहीं किया गया, और आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा गांधी जी हमेशा बनी रहे कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी इसी तरह से, जो राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे थे उससे पहले पिघल जाए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इनके वक्तव्य में आज ये बड़ी बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रख दूं। पहला, इन्होंने लिखा कि सत्ता विरोधी लहर थी, पंजाब में ये हार गए। तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि इतिहास लिखा गया, जो 4 प्रदेशों में भाजपा पुनः लौट के आई, वहां पे प्रो इनकम्बेंसी कैसे थी, सत्ता के पक्ष की लहर कैसे थी? तो जहां कांग्रेस होती है वहां सत्ता विरोधी लहर होती है, जहां भाजपा होती है वहां सत्ता के पक्ष में लहर होती है। दूसरी बात इन्होंने लिखा है, कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की, और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व करें। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, क्या ये यही बात नहीं हुई कि सोनिया गांधी जी उठी और उन्होंने सोनिया गांधी जी से ही कहा कि सोनिया जी आप इस्तीफा मत दीजिएगा, और हम दोनों बातचीत करते हैं। एक गहरा चिंतन करने के बाद बोली सोनिया गांधी जी, आपके लिए जरूरी है कि आप अभी कुछ समय बनी रहें, जब तक कि आपके अपरिपक्व बालक इतने समझदार ना हो जाए कि वो कांग्रेस की सत्ता को संभाल सके। आप बताइए, कोई विचार है, मंथन है, आत्मचिंतन है? ये यही दिखाता है कि आज CWC का मतलब है चाटुकार वर्किंग कमेटी।
कौन कितना मक्खन लगाएगा, जो अशोक गहलोत कर रहे थे। वो कह रहे थे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। तो ठीक है अंजना जी, हम भी सहमत हैं। अबे मत जी, चिंता क्या इस बात में करिए। सच्चाई एक समय है ऐसा भी आएगा कि एक कि अभी परिवार तो केवल की उत्तर प्रदेश नाराजगी में 2 कोई सीटें रिस्क आती मोल हैं, नहीं लेना पूरे चाहता, देश में 2 सीटें चाहे आएंगी। इसके लिए पार्टी की बर्बादी का रिस्क मोल ले लिया जाए। सीधा पूछ रही हूँ सर आपसे। अंजना जी, देखिए, आज करोड़ों दर्शक जो अंजना जी का शो देख रहे हैं, मैं 2 व्यवस्थाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक तरफ है गांधी मार्गी और एक तरफ है जो ओलिगार्की, अर्थात वो व्यवस्था जिसमें कुछ धनपति शासन चलाते हैं और कुछ मुट्ठी भर लोगों का हित साधते हैं। चाहे वो पोलैंड में आप देख लीजिए, चाहे एथेंस में देख लीजिए, विश्व भर में जितने उदाहरण देखेंगे, शुरू में तो उनको अच्छा प्रतिसाद मिला क्योंकि धनपतियों के साथ से वो सत्ता फली फूली, उनका सत्ता का स्वार्थ फला फूला, लेकिन अंततः नकार दिया गया। ये परिवार नहीं है। मुझे बताइए, 89 के बाद कोई किसी राजनीतिक लाभ के पथ पर रहा? ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी। 33 वर्ष हो गए, 16 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, 3 प्रधानमंत्री गांधी परिवार के हुए। और क्या प्रतिबिंबित करता है? वो परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। जब इंदिरा जी की बात आती है तो अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देना। जब राजीव गांधी जी की बात आती है तो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना त्याग और बलिदान दे देना। और जिस पद को पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगाते हो गौरव भाटिया जी, आपके प्रधानमंत्री जी, एक क्षण नहीं लगा, सोनिया गांधी जी ने उस पद को त्याग दिया और देश की सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। वो वंश नहीं, विचारधारा है देश की प्रगति और समृद्धि की। क्या दिया है उन्होंने और आपने? मैं 10 सेकंड में तुलना करके बताता हूं। जब सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व था तो इस देश के 75 करोड़ किसानों को हमने जमीन का अधिकार दिया, इस देश के 86 करोड़ लोगों को हमने भोजन का अधिकार दिया, इस देश के करोड़ों बच्चों को हमने शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के नागरिकों को हमने, आदिवासी भाइयों को 10 करोड़ वन में रहने का अधिकार दिया। आपने क्या दिया जानते हैं आप? आपने भीषणतम नोटबंदी से 60 लाख एमएसएमई हिंदुस्तान के तबाह कर दिए। आपने गलत नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया। अभय जी, अब तो वोट डल गया सर, नतीजा आ गया। मैं तो आपको इंडिया का नक्शा दिखा रही हूँ। अंजना जी, वो नक्शा, एक सेकंड सर, तुरंत आ रही हूँ। वो नक्शा जिस पर आप लोग हावी होते थे 2018 के बाद, देखिए अब ये आम आदमी पार्टी और आपके पास अब बराबर है, 2-2 राज्य, 2 स्टेट्स, 2 जगह आपका महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आप इन तमाम बातों, आप ये भी कहते हैं, देखिए मनरेगा आपकी स्कीम वो चला रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें जो आपकी थी वो चला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी ध्वस्त होती चली जा रही है? बिल्कुल ठीक। अगर कुछ लोग शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई फैसला क्यों नहीं? आखिर जवाबदेही होती है ना। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे, अभय जी नहीं परफॉर्म कर पाए, 2009 में हटाया गया। नितिन गडकरी नहीं परफॉर्म किए, हटाया गया। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ना। आखिर ये किसी एक परिवार, सर सुन लीजिए, इसको समझिए। आप लोकतंत्र में हमेशा कहते हैं कि मीडिया को ताकतवर होना चाहिए, विपक्ष को भी ताकतवर होना चाहिए। और विपक्ष में अगर परिवारों का कब्जा विपक्षी पार्टियों पर हो जाएगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी ना। अगर उससे निकलकर एक रिस्क लिया जा सकता है तो क्यों नहीं? कोई बोलने से डरता क्यों? मैं तो सिंपल पूछ रही हूं। अंजना जी, बहुत ही अच्छी आपने प्रश्न किया है। मैं थोड़ा सा स्मृति पटलों को आपके चिन्हित कर देता हूं। 1952 में जनसंघ बना। 1952 से लेके 98 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी परास्त होती रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद हार गए चुनाव, दीनदयाल उपाध्याय। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को यह मान करके कि खुद भी चुनाव हार गए और अस्वीकार्यता है उनकी, तो यह संभव नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ जाती। इसलिए इन संदर्भों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्यों कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं करें? क्योंकि एकमात्र, अरे वो कहां रोक रहे ये अभय जी? तो मतलब आप लोग बीजेपी की वजह से उनको अध्यक्ष नहीं बना रहे, ये कौन सी बात है? चलिए मैं उत्तर दे दूंगा। और आपने कहा कि बीजेपी भी हारती रही, लेकिन समाजवाद की नर्सरी से कई ऐसे नेता निकले ना उस दौर में भी जब कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में। समाजवाद के विचारधारा के साथ लोग उभरे, एक विपक्ष बना ना कांग्रेस के भी खिलाफ। हम तो विपक्ष की ताकत की बात कर रहे हैं, हमें कांग्रेस पार्टी या किसी एक पार्टी की चिंता नहीं है।
हमें विपक्ष की ताकत की चिंता है ना, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। विपक्ष का एक उदाहरण बताइए, कोई एक नेता इतनी दृढ़ता और मुखरता से राहुल गांधी जी की तरह बात कर सकता हो? क्यों ममता बनर्जी? ममता बनर्जी कहा, मुझे ममता बनर्जी बोलती भी हैं और करके दिखाती भी हैं। मैं छोटे से उदाहरण पटकनी दे दी पश्चिम बंगाल में, जब एक के बाद एक जमीन छीनने के किसानों के 3 अध्यादेश लेकर आए थे, तब लड़ाई किसने लड़ी? राहुल गांधी जी ने लड़ी। ममता बनर्जी उस वक्त नहीं थी। जब मजदूर दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर फेंक दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा विभीषिका में, तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? बताइए। जब हाथरस और उन्नाव में बेटियों की अस्पत पर सत्ता की सरपरस्ती में वार हुआ था, तो कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? जब लखीमपुर खीरी में रौंद कर किसानों को मार डाला गया, तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? जब 1 वर्ष तक किसान दिल्ली की सड़कों पर कील और कांटों में फेंक दिए गए थे, तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? 2% वोट आए सर, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को यूपी में 2% वोट्स आए हैं। 2%। देखिए, आप भी लड़की हैं अंजना जी। प्रियंका गांधी जी ने लड़की की न्याय की लड़ाई खड़ी की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गौरव भाटिया जी एक बार जवाब दे लें, वक्त बराबरी का देना चाहिए। वो हारा नहीं करती, लड़कियां हारी नहीं है। एक नया मील का पत्थर रखा है, और एक नया मील का पत्थर रखा है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक नया मील का पत्थर है, वो न्यू पॉलिटिक्स ला रही हैं। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो शायद ये खबर एक वक्त आ रही है, पहले बता दें गौरव जी, आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये खबर इस वक्त आ रही है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद है। लखनऊ में सीएम आवास पर फ्लोर ग्रुप की इस वक्त बैठक चल रही है और योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य बैठक में मौजूद है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल बैठक में मौजूद है। स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, वो भी मौजूद है। और माना जा रहा है कि एक अंतिम सूची, पूरी लिस्ट जिसमें जो नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं उन सब पर चर्चा यहां दिल्ली में भी हुई है। जब बैठक यहां पर योगी आदित्यनाथ कर रहे थे शीर्षस्थ नेताओं से, और अब वो वापस गए हैं और वहां पर सीएम आवास पर लखनऊ में इस वक्त बैठक चल रही है। और कोई भी बड़ी खबर इस पर आएगी फौरन आपको बताएंगे। गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद अंजना जी, मुझे लगता है मेरे साथी अभय दुबे जी को यह एहसास ही नहीं है कि 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आप देखिए, वही रटी रटाई दलीलें, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे इनको यह भी नहीं पता है कि 399 प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, 387 की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद कह रहे लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि पहले माताजी विफल हुई तो बेटा आया बचाने, फिर बेटा विफल हुआ तो बेटी आई बचाने, फिर बेटी विफल हो गई, अब कौन आएगा बचाने? आप बताइए। आप नहीं चाहते बदलाव करना, मैं तो ये कहूंगा अभय जी, बिल्कुल बदलाव मत करिएगा, यथास्थिति बने रहने दीजिए। और आज वैसे भी कोई कांग्रेस पार्टी को जीवित पार्टी नहीं मानता है, वो मृत पार्टी है। नेतृत्व से भी वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बड़ी बात है, आप लोग उनसे डरते हैं, आप लोग बाधाएं डालते हैं उनके रास्ते में। अच्छा अंजना जी, अभी महिमा मंडन किया जा रहा था उनका, और सारे दर्शक मैं समझता हूं एक लंबी सांस लेते हुए इंतजार कर रहे थे कि इस पे कुछ प्रकाश डाला जाए। कांग्रेस पार्टी वैसे भी अंधकार में है, तो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बातें बता दूं। कुछ सालों से हम लोग भी चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी वो हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड में 30 से ज्यादा चुनाव हराने का एफ लगा हुआ है। राहुल गांधी वो हैं जो लोकसभा में 10 साल रहते हैं पहले, और तब भी वक्तव्य देते हैं कि 546 सीटें हैं लोकसभा में, उनको यह भी नहीं पता कि कितनी सीटें हैं। वो विदेशी धरती पे जाते हैं और कहते हैं कि वंशवाद एक परंपरा है भारत में। उनसे पूछा जाता है गरीबी कैसे हटाओगे? आपकी जो है इंदिरा गांधी जी, नानी जी ने कहा था, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, गरीबी एक मानसिकता है, इसको हटाने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं जाता। और सबसे जो प्रमुख बात है, भ्रष्टाचार के मामले में चाहे इनकी अध्यक्षा हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों बेल पे बाहर है। आप मुझे बताइए
एक सुदृढ़ भारत, एक मजबूत भारत जो श्री नरेंद्र मोदी जी जिसका निर्माण कर रहे हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति की कोई जगह है? और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, ये कांग्रेस की कहानी है और इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो खुश रहेंगे, चापलूसी करेंगे, मक्खनबाजी करेंगे, करते रहने दीजिए। अभय जी। अंजना जी देखिए, गौरव भाटिया जी को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय भारत में गरीबी 70% थी, वो जनवरी 2014 तक 20% हो गई कांग्रेस के कार्यकाल में, गौरव भाटिया जी। और राहुल गांधी जी के लिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी कहा है अंजना जी के शो में, कि एक राहुल लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से लड़ेंगे। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की सच्चाइयां बिल्कुल अलग थी अंजना जी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कई सारे प्रमाण पत्र योगी जी को दिए थे। मल्टी डायमेंशनल पावर हमारी जीत को आप क्या कहेंगे? जिलों में 70% से लेकर 40% तक गरीबी थी। हेल्थ इंडेक्स फिसड्डी योगी जी 30 नंबर आए, ग्रेस भी पास नहीं हो पाए। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इतनी सीटें हासिल की ना, और आप 2 पे सिमट गए। आप छोड़िए, आप बीजेपी को छोड़िए, आप ऑपोजिशन से ही कंपेयर कीजिए अपने आप को। आपने कहा और कौन सा नेता है जो खड़ा दिखता है? अखिलेश यादव हर कदम पर ललकार रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव है जो हर कदम पर ललकार रहे हैं, और फिर उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। अभय जी, डोंट मिस द पॉइंट, उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। क्या कमी है, क्या वो खामी है कि भरोसा नहीं होता? नहीं देखिए अंजना जी, कुछ राज्यों में जहां पर आप क्षेत्रीय चेहरों के साथ जाते हैं, वहां पर तो कुछ कर भी लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके प्रत्येक सुझाव पर हम लोग उस पर ध्यान देंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो आपने अखिलेश जी का जिक्र किया, मैं विश्वास मानिए इस बात में 100% सच्चाई है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद प्रियंका गांधी जी ने किया। मुझे बताइए, हाथरस में हो, उन्नाव में हो, सोनभद्र में हो, या बंसवार गांव में जहां निषाद समाज की इन्होंने बोटें तोड़ दी, वहां कौन गया? तो इसका फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिला बाद में, लेकिन ये लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने खड़ी की। और क्षेत्रीय दलों के साथ ये लाभ होता है कई बार। जनमानस को लगता है कि कांग्रेस की अपेक्षा ये इनमें जीतने की संभावना है, तो वो ऑन स्लॉट जो वोट हमारा होता है वो उधर डाइवर्ट होता है। इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, आपने कहा कि जीत के आधार पर तय होता है, तो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये लोग बिहार हार गए, उसके बाद ये लोग पंजाब हार गए, उसके बाद ये लोग दिल्ली हार गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल हार गए, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गए, उसके बाद पुदुचेरी हार गए, उसके बाद ओडिशा हार गए, उसके बाद तमिलनाडु हार गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश हार गए, उसके बाद तेलंगाना हार गए। तो एक के बाद एक हार हो गई। ये कौन सा अधिनायकवाद हुआ? और जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, जब कांग्रेस चरम पर थी तो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी वो प्रतिशत कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसीलिए 84% लोगों की आमदनी इन लोगों ने छीन ली, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाता है, और किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी ने 27 रुपए प्रतिदिन करके उन्हें आपको अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है ना अभय जी? आप ये क्लियर कर दीजिए कि अभी नेतृत्व पार्टी का कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो विचार कर रहा है जो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, अपितु देश भर में प्रत्येक प्रांत में 30 से 40 ऐसे नेता हो जिनमें यह नेतृत्व क्षमता हो कि वो शीर्षस्थ नेतृत्व दे सकते हैं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अजय कुमार लल्लू जी जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं यूपी में, वो अपनी सीट हार गए हैं। इसमें इन परिस्थितियों, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी हारे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी हार गए, हमारे पंजाब में चीफ मिनिस्टर हार गए, यूपी में उप मुख्यमंत्री भी हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। तो चुनाव जो प्रतिशत जनता आपने कहा नेता खड़ा कर रहे हैं, तो वही समझ रहे थे यूपी में कौन कौन से नेता आपने खड़ा कर दिए हैं? उत्तर प्रदेश में हमने 40% महिलाएं, ऐसी उम्मीद जगाई है, विश्वास मानिए। 5 साल काम करके उनको 5 साल काम करा के पार्टी में और फिर टिकट देते ना, तो वो उस स्थिति में भी रहती कि सीटें जीत पाती। ऐसे अचानक पैराशूट से टिकट देकर ऐसे नहीं
चुनाव लड़के और जीत लिया जाता है, बहुत मेहनत चलिए, करनी मैं पड़ती है उत्तर जमीन दे पर। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक बार गौरव जी जवाब दे रहे हैं। गौरव जी, बात घूम फिर कर वहीं पर आती है कि ये ठीक है, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि हम लोग एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म गेन जरूर दिख रहा है राज्यों में, आप जीत रहे हैं एक के बाद एक, हालांकि उन्होंने हार की भी पूरी श्रृंखला आपकी गिना दी, लेकिन वो अपनी विचारधारा पर अडिग है, ये उनका कहना है। अंजना जी, आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी विचारधारा है क्या, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है। हम नहीं कहते हैं अंजना जी, G23 लीडर्स ने कहा था, ये चिट्ठियां आती हैं साइन होके कि अध्यक्षा जी के कहने पे हुआ है, लेकिन ये प्रेसिडेंट है कौन, फुल टाइम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना, ये तो इनके सीनियर लीडर्स कहते हैं। दूसरी बात देखिए, आपको अंजना जी समझना होगा, हमने 2 सीटों का जो है ये उदाहरण दे रहे हैं, 2 सीटों से 303 का सफर तय किया और उसको उल्टा करके ये अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 2 सीटों पे आके ही रुकेंगे। एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा था, एक बस में भी ना आते, फिर ये 7 सीटों की पार्टी बने। और कब बने अंजना जी, जब 2017 में यूपी के लड़के साथ आए और ये पंचर साइकिल पे बैठे, केवल 7 सीटें मिली, एक गाड़ी में समा जाते। अब क्या हाल है, अब 2 सीटें आई हैं इनकी, और उसके बाद भी यहां आके बेतुकी बातें, वही मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड रखा। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी जी वो मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी यहां आके उन्हीं मुद्दों को उठाना, और आज की चर्चा में मैं तथ्य वो इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि जब जनता की मुहर लग गई तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तीसरी बात, ये कुछ तथ्य हैं, शायद मेरे साथी राहुल गांधी जी से बांट सके। आपने बात करी इनके प्रदेश अध्यक्ष हारे उत्तर प्रदेश में, अजय कुमार लल्लू। अरे क्या ये सच नहीं है कि चन्नी जी दोनों सीटों से हार गए? क्या ये सत्य नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू जी भी हार गए? क्या ये सत्य नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी का मतलब है शून्य पार्टी? पश्चिम बंगाल में इनका शून्य आया, जबकि लेफ्ट के साथ इन्होंने गठबंधन किया। दिल्ली में 2 इलेक्शन से विधानसभा के इनका शून्य आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का और 2022, जहां हमने अपना वर्चस्व कायम किया और जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां 2014 में इनकी 2 सीटें आई लोकसभा में, 2019 में 1 रह गई, अमेठी हार गए राहुल गांधी। 2022 में मैं बता चुका हूं कि 2 सीटें इनकी जो है केवल आई, 5 सीटें कम हो गई पिछली बार के खराब प्रदर्शन के। अब उसके बाद क्या इनके पास कुछ बचता है? और एक अंत करूंगा बात कह के, राजनीति में अंजना जी हम सब चिंतित हैं कि जो प्रतिपक्ष होगा वो सकारात्मक राजनीति करे। इनका काम केवल विरोध की राजनीति करना है। अनुच्छेद 370 का विरोध, सीए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध। इसीलिए लोगों ने कहा है कि इनके पास कोई सकारात्मक ना सुझाव होता है, ना ये काम कर सकते हैं। वैक्यूम में राजनीति नहीं होती है, कोई और दल आएगा, मजबूती से विपक्ष का काम करेगा, एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कांग्रेस पार्टी के दिन लद गए हैं और इसीलिए आप देखेंगे ये बहुत जल्दी ब्लैक होल की तरह गायब हो जाएगी। 5 शब्दों का एक बेसिक सवाल अभय जी आपसे पूछूं, आपके मंथन में क्या निकला? मंथन में हम लोगों ने संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस पार्टी को समूचे देश में फिर से खड़ा करने के लिए जो एक जब हार होती है तो थोड़ा सा मनोबल कार्यकर्ताओं का कमजोर होता है। हम फिर से अपने संगठनात्मक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि जनता तक हम अपनी बातों को मुखरता से पहुंचा पाए। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हैं ही नहीं, कि जनता महंगाई से तरस नहीं है, या प्रधानमंत्री जी ने खाने का तेल 200 रुपए कर दिया, या 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया, या 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल कर दिया। लोग आहत हैं इससे। मैं एक विनम्रता से एक बात रेखांकित करना चाहता हूं। इन्होंने कहा तो कांग्रेस पार्टी यही फैसला हुआ है, संगठनात्मक तरीके से हम लोगों के बीच बात को और मजबूती से रखेंगे। ये तो रख रहे थे ना, आप खुद ही दावा कर रहे हैं प्रियंका जी ने हर मोर्चे पर। सर, लखीमपुर खीरी क्लीन स्वीप बीजेपी, हाथरस उन्नाव सब जगह पर 5 आउट ऑफ 6। अंजना जी सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं हुआ हुआ,
ईस्टर्न यूपी। लखीमपुर खीरी में सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं हुआ, वहां के गवाहों को घर में घुसकर मारा भी जा रहा है। अंजना जी ठीक है, ये दुखद आपकी पहलू मीटिंग है से बस यही निकला, वापस आते ना। नहीं, आपकी मीटिंग से बस ये निकला, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रखर तरीके से प्रियंका जी कह रही थी पहले से लोगों के बीच में, तो आपकी मीटिंग में 5 घंटे क्या मंथन किया सर आप लोगों ने कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, राहुल गांधी जी प्लीज आप अध्यक्ष बन जाइए। बाहर आकर राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना कैसे चलेगा, तो यही हुआ 5 घंटे। गांधी विचारधारा है, मैं बार बार कह रहा हूं, गांधी व्यक्ति नहीं है। गांधी एक विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो हिंदुस्तान की विचारधारा है, जिसमें सदाशयता है, जिसमें संयम है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें मंथन से क्या निकला, मंथन से क्या निकला, क्या बदलाव होगा? अंजना जी, जब पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है आंतरिक बैठक में, तो स्ट्रेटेजियां व्यक्त नहीं की जाती कभी भी। संगठन के लिए हमने कहा उसका मूल स्वरूप कि संगठनात्मक स्तर पर सुधार करेंगे। जहां तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा, तो मैं एक बार और बता दूं गौरव भाटिया जी, जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आपने तय किया था ना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी कि नानाजी देशमुख, बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, वो अपने निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आए। जब मुरली मनोहर जोशी से पूछा, जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था कि कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को, तो उन्होंने कहा जिस छात्र ने अपने कॉपी खोली खाली छोड़ दी हो उसको मैं क्या नंबर दूंगा। तो ये सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मत लगाइए, हम शुभकामनाएं देते हैं, आप चुनाव जीते हैं, मगर जो प्रतिपक्ष का दायित्व है, इस देश ने पूरे विश्वास के साथ, देखिए प्रजातंत्र में कोई हारता और जीतता नहीं है। जो लोग एक व्यक्ति को, पक्ष को दिया जाता है सरकार चलाने का अवसर, और समय बराबर दीजिए, जो बहुत सी बातें कह रहे हैं मैं भी उत्तर देना चाहूंगा और मैं टोकना नहीं चाहता अपने साथी। हम हर समय आपको दुरुस्त करते रहेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश की राजनीति हो। आपके उत्तर प्रदेश में लोगों ने बोला कि जॉब दीजिए, आपने कहा गजवाए हिंद और हिजाब लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा भर्ती निकालिए, आपने कहा ठीक है, ये पॉइंट भी आ ही गया। आप जनता को भ्रमित करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से हटाकर हिजाब और गजवाए हिंद पर आते हैं। गौरव जी, इसका जवाब। देखिए अंजना जी, सारी चर्चाओं में जैसा मैंने कहा कि हमने अपना काम बताया, जनता ने आशीर्वाद दिया। अब वो चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। लोकतंत्र में जब हमें आशीर्वाद मिल गया तो जनता हमारे साथ खड़ी है, और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश में हमने 30 करोड़ टीके लगाए, इन्होंने कहा था वो टीका खतरनाक है, मोदी जी ने लगा के जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी उसको दूर किया। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी है जिनको मुफ्त राशन मिला। ये लोग क्या जाने कि जिस परिवार को राशन मिला कोविड संकट में, उसने कितना आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। ये लोग तो एसी बंगले में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और प्रियंका वाड्रा गांधी का सीधा प्रमोशन होता है, जनरल सेक्रेटरी बनती है और ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण हो गया। एसपीजी सिक्योरिटी इनको चाहिए, इनको रिश्वतखोरी करनी है, भ्रष्टाचार करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभय जी ने बार बार कहा गांधी जी की विचारधारा है। अभय जी, गांधी का सरनेम बदल के उपनाम गांधी रखने से विचारधारा नहीं आती है। जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, गरीबों का सशक्तिकरण, उनको कैसे मजबूत किया जाए, महिलाओं को, युवाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, ये गांधी जी ने सिखाया था। वो आप लोग जो उपनाम नकली है ना, GHANDY, उससे गांधी जी की जो सोच थी, जो उनका चरित्र था, वो आप लोग नहीं पा पाएंगे। तीसरी बात, ये क्यों हारे अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे पास नेतृत्व है और साथ में विचारधारा है। और जब प्रदेश के चुनाव आते हैं तो हमारी विचारधारा नहीं बदलती है कि यहाँ पे वोट कौन है, वोटर क्या जालीदार टोपी वाले हैं, दूसरे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। क्या ये सत्य नहीं है कि चन्नी जी ने पंजाब में अब शब्द कहा कि भैया यूपी बिहार के घुस नहीं पाएंगे, और प्रियंका वाड्रा गांधी यूं ताली बजा रही है, ताली। अरे आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश वालों ने ये बात देखी नहीं? राहुल गांधी दक्षिण भारत में गए चुनाव प्रचार में, उन्होंने अंजना जी कहा उत्तर भारतीय जो है वो अपरिपक्व है और दक्षिण भारत वाले अच्छे हैं। आप बताइए क्या जनता इस बात को भूलेगी? केवल एक बात कहूंगा, विचारधारा कोई वस्त्र नहीं है कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो अलग पहनेंगे, कहीं और जा रहे हैं तो अलग पहनेंगे। विचारधारा
वो है जो आपका चरित्र बताती है, और उसको आप त्याग नहीं सकते सहूलियत के लिए कि चुनाव आए। पश्चिम बंगाल में तो अलग विचारधारा है, उत्तर प्रदेश में अलग है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ी बात कहता हूं, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर 2 ऐसे हमारे वादे हैं जिसपे ये लोग तंज कसते थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन जो हमारी सोच थी उस सोच को हमने आगे बढ़ाया और इसीलिए जनता हमें आशीर्वाद दी। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गौरव जी एक सवाल आपसे भी है। आपने कहा गरीबों का सशक्तिकरण, तो क्या अब हम ये मान लें कि बीजेपी ने भी वोट का वो नायाब फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिसमें नौकरी बनाने देने की जरूरत नहीं है, मुफ्त राशन बांटो, मुफ्त राशन देते रहो और वोट लेते रहो? गौरव जी। अंजना जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप को याद होगा, आपकी चर्चा में हम बैठे थे और बड़े हिम्मत दिखा के हमने प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में बताया कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी ने दी, और सपा और बसपा के 10 साल में भी इतनी सरकारी नौकरियां नहीं मिली थी। साथ में जब केंद्र के चुनाव थे, आपको याद होगा, ईपीएफ का डेटा हमने दिया और उसके साथ मुद्रा योजना में जो 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, हमने उनकी बात करी, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन अगर कोविड का संकट चल रहा है और केंद्र सरकार कह रही है कि घर से मत निकलो क्योंकि हम लोग चिंतित हैं, उनको राशन दिया हमने, तो क्या ये गलत है? क्या अगर घर बनाए 43 लाख उत्तर प्रदेश में और किसी को छत मिल गई तो ये गलत है? क्या 1 करोड़ 67 लाख अगर हमने गैस के कनेक्शन दिए तो क्या ये नहीं दिखाता कि सशक्तिकरण है? जब महिलाओं को हमने मजबूत किया तो वो भी अपने सपने पूरे कर पा रही हैं। और मैं समझता हूं ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये सशक्तिकरण की राजनीति है, जिसकी बात मैंने पहले अंश में करी। ठीक है अभय जी, आप इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी दीजिए। देखिए, पोस्ट कोविड ये बड़ा चुनाव था जिसमें आप लोगों ने जिस तरह से कहा सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, उसके बाद ये वर्डिक्ट आना उत्तर प्रदेश में 4 स्टेट्स में प्रो इनकम्बेंसी हो जाना। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि क्या जो विपक्ष की भूमिका है उसकी नकारात्मकता भी उसको भारी पड़ी, खास तौर पर जो ऐसे नेता जो टीका ने, अब सोचिए कि कभी सामने नहीं आया कि सोनिया गांधी जी या राहुल जी सबने टीका लिया नहीं लिया, उन्होंने पिक्चर्स, जबकि तमाम नेता डाल रहे थे, पिक्चर्स डाल रहे थे। ये जो एक होता है जन भागीदारी का हिस्सा, ये एपिडेमिक था, ये थोड़ी बीजेपी लेके आई थी, एपिडेमिक था, उसमें एक सकारात्मकता दिखाई जा सकती थी, हिम्मत लोगों का बढ़ाया जा सकता था। क्या वो नेगेटिविटी भी कहीं भारी पड़ी? अंजना जी, मोदी जी के आने के पहले 39 करोड़ मुफ्त टीके हिंदुस्तान में दर्शकों से लग रहे हैं। किसी का फोटो देखा आपने? आज तक किसी का फोटो आपने नहीं देखा होगा। मैं विनम्रता से इनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़ा जिक्र किया, चुनाव समाप्त होते ही तेल, राशन उत्तर प्रदेश के नागरिकों का और पूरे देश के नागरिकों का मुफ्त बंद कर दिया इन्होंने। 1000 रुपए का उज्ज्वला का सिलेंडर पड़ रहा है आज की तारीख में, गौरव भाटिया जी, अंधियार परोस दिया है आपने उनके नागरिकों के जीवन में। इन्होंने कहा कि इन्होंने जीत खड़ी की है। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है इन्होंने, देश के युवाओं के रोजगार, किसानों की जिंदगी और सामाजिक ताने बाने की हार की बुनियाद पर इन्होंने अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। इस तरीके से जीत खड़ी की है। गौरव भाटिया जी, जीतने का अर्थ ये नहीं हो जाता है, आप हिंदुस्तान के नागरिकों की परिस्थिति देख लीजिए, आपने क्या उनके लिए किया। अभी आपने ईपीएफओ की ब्याज दर कम कर दी, अखबार समाचार पत्रों ने कहा कि 6 करोड़ लोगों नागरिकों के साथ धोखा किया। अंजना जी, असल में इन्होंने 30 करोड़ नागरिकों के 14 लाख करोड़ के डिपॉजिट पर 19,000 सर, वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अपने रिपोर्ट कार्ड पे आपकी भी टीचर लिखती होगी लास्ट में 2 कमेंट, सुधर नहीं सकते। कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में 2 कमेंट, सिर्फ 2 लाइन का सर। टीचर अगर आप हो, टीचर लिखती थी ना, चाइल्ड इज अटेंटिव बट लैक्स, कुछ टीचर लिखती है। हाँ, तो उस मुद्रा में आ जाइए और 2 लाइन में बस रिपोर्ट कार्ड लिख दीजिए, 2 लाइन में। टीचर ने लिखा है, दृढ़ता से लड़ते रहो, जब तक ये अंधियार परोसते रहे, उजाले की उम्मीद में दृढ़ता से लड़ते रहो, जब तक ये अन्याय करते रहे, न्याय की लड़ाई दृढ़ता से लड़ते रहो। ये टीचर ने साफ के हिसाब से उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है आजकल। 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में सिर्फ बात यहीं तक पहुंची कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं चल सकती है। बदलाव की कोई सूरत कहीं पर बनी नहीं, न जवाबदेही न जिम्मेदारी।